हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ रहे थे उपभोक्ता का व्यवहार, उसको हम कंटिन्यू आगे करते हैं। उससे पहले हम इसकी 2 क्लासें बना चुके हैं, तो उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, उपभोक्ता के व्यवहार के लिए पहला हमारी स्टार्टिंग की जो विचारधारा हमने शुरू की थी, वो की थी गणनावाचक विचारधारा। गणनावाचक विचारधारा से हमने शुरू किया था। और गणनावाचक विचारधारा के अंदर हमने सब कुछ पढ़ लिया था। मार्शल और पिग्गू की बात की थी हमने, और ये भी पढ़ा था इसके अंदर जो मानते हैं उपयोगिता मापनीय मानते हैं। उसके बाद उपयोगिता मापनीय के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था जिसमें कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, उसका हमने संबंध भी पढ़ा था। उसके बाद हमने इसके 2 सिद्धांत भी पढ़े थे। एक तो पढ़ा था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसके अर्थ बताए थे। इसके अंदर मैंने बताया था सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ह्रास हो जाती है जब हम किसी वस्तु की इकाई को बढ़ाते हैं या एक ही वस्तु की इकाई के उपभोग को बढ़ाते हैं, तो जो आगे जो हमने इकाई ली है, अगली इकाई ली है, उससे जो पहले जो हमने इकाई ली थी उससे जो सीमांत उपयोगिता मिलती है वो कम मिलती है, यानी रेगुलर घटती जाती है कह सकते हो आप। जैसे जैसे आप वस्तु की इकाई का उपभोग करते हो वैसे वैसे आगे जो आपको इकाई से उपयोगिता मिलती है, सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, वो घटती जाती है, यानी ह्रास होती जाती है। उसे को बोलते हैं ह्रास नियम। और इसके लिए हमने एक टेबल भी बनाई थी, एक कॉलम भी बनाया था। उसके अंदर आपको दिखाया गया था कि पहले देखते हैं, हम एक बार और लिख देता हूँ। जैसे सीमांत उपयोगिता पहले 10 थी, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, यानी ये रेगुलर कम होती जाती है। एक बिंदु पर जाके क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और एक बिंदु उसके बाद ये क्या चली जाती है, माइनस में चली जाती है। इसका मतलब घटती जाती है, ठीक है, ह्रास होता जाता है। उसे बोलते हैं हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब इसका हम दूसरा जो मेन सिद्धांत करने वाले हैं उसको देख लो। वो आपका सिद्धांत है सम सीमांत उपयोगिता नियम। देखो, सम सीमांत उपयोगिता नियम हमने पहला पढ़ा था, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। उसको 1854 में गोसेन ने दिया था। इससे कारण उनको गोसेन का प्रथम नियम बोलते थे। और ध्यान रखना, इसका जो सेकंड नाम है इसको बोलते हैं हम गोसेन का द्वितीय नियम। क्या बोलते हैं, गोसेन का द्वितीय नियम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन का नियम भी बोल सकते हैं। प्रतिस्थापन का नियम, इसको हम अधिकतम संतुष्टि का नियम भी बोल सकते हैं। अधिकतम संतुष्टि या अधिकतम उपयोगिता का नियम भी बोल सकते हैं। इनको हम प्रूफ करेंगे कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको अधिकतम संतुष्टि, अधिकतम उपयोगिता का नियम क्यों बोलते हैं, इसको हम प्रतिस्थापन का नियम क्यों बोलते हैं, ये चीज़ पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखो, आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमने किया था, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमने पढ़ा था। देखो, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये था भी, इसकी हम मान्यताएं भी पढ़ी थी, मुख्य जो आवश्यक बातें होती है वो भी हमने पढ़ी थी। उसमें था एक ही वस्तु का हम बार बार उपभोग करते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता, एक वस्तु है उसका अगर हम उपभोग बढ़ाते हैं तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या है, घटती जाती है। यहाँ पर एक ही वस्तु की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना, एक ही वस्तु की बात हो रही है। एक ही वस्तु को हम क्या करते हैं, उत्तरोत्तर इकाई बढ़ाते हैं। ये मान्यता में हमने पढ़ा था, जो आवश्यक बातें थी उसमें बताया भी था आपको भी। अगर उपभोक्ता की रुचि, फैशन, उनका आदत या उनकी जो पसंद चेंज हो जाती है तो उसी टाइम ये सिद्धांत लागू नहीं होता। यानी वस्तु आपको एक ही रखनी है, उसी वस्तु की आपको इकाइयाँ परिवर्तन करनी है, वस्तु परिवर्तन नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम एक नॉर्मल सी बात करते हैं, उसके बाद सिद्धांत पर चलते हैं। क्या हम अपने पूरे जीवन के अंदर, डेली वे के अंदर सिर्फ एक ही वस्तु का उपभोग करते हैं? हमें बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, बहुत कुछ हम चेंज भी करते हैं, ठीक है। यानी ये तो एक वस्तु की बात करता है, ये जो हम बहुत वस्तुओं का उपभोग करते हैं सभी की बात करता है, ठीक है। सभी की बात के अंदर आपको क्या करना है, देखो, जितनी भी वस्तु का आपने उपभोग किया है, मान लेते हैं आज पूरे दिन के अंदर मैंने 4 वस्तु का उपभोग किया, हम मान लेते हैं, वो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 4 वस्तुओं का उपभोग किया, और इन 4 वस्तुओं में जो अंतिम इकाई मैंने प्राप्त की, मान लेते हैं x, y, z, या इधर हम ले लेते हैं कुछ भी ले लो, यहाँ x, y, z, a ले लेते हैं। इसकी मैंने 3 इकाई ली थी, इसकी मैंने 2 इकाई ली थी, इसकी मैंने 5 इकाई ली थी, और इसकी मैंने
मान लेते हैं 6 इकाई ली थी, यानी ये अंतिम इकाई थी। एक्स की मैंने 3 इकाई ली थी, ये अंतिम तीसरी थी, वाई की अंतिम दूसरी थी, जेड की अंतिम 5वीं थी, और जो ए था उसकी अंतिम 6 थी। यानी जो मैंने अंतिम इकाई वस्तु का भोग किया है उन सब की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाए, बराबर। जैसे इससे मेरे को 10 मिली, इससे 10, इससे 10, इससे 10, बस इसी कारण इसको बोलते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। देखो जितनी वस्तुओं का उपभोग किया है उन वस्तुओं की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, क्योंकि मैं मान लो भोजन कर रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, तो मैंने पहली रोटी खाई, दूसरी, तीसरी जो लास्ट में खा रहा हूँ उससे जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है, उसके बाद मैंने मान लो कुछ और भी वस्तु का भोग किया, सलाद वगैरह साथ में लिया, यानी कहने तो लास्ट के अंदर जो वस्तु का मैंने लास्ट में जो भोग किया है, जितनी वस्तु की है उसकी जो लास्ट इकाई मैंने ली है उसकी सीमांत उपयोगिता सबकी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, सम हो जाए। इसी कारण इसको बोलते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम। भी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाए, सम हो जाए, सम यानी बराबर हो जाए या लगभग बराबर हो जाए, यानी बराबर रखनी होती है उसको, ठीक है। और इसके द्वारा ही आप करोगे भोक्ता का संतुलन। क्या करोगे, भोक्ता का संतुलन या साम्य, भोक्ता का साम्य, ठीक है। आप इसे के सम सीमांत उपयोगिता नियम या अथवा भोक्ता का साम्य। अब हम सबसे पहले करने से पहले साम्य की बात करते हैं। भी साम्य होता क्या है जी, देखो साम्य क्या होता है, साम्य क्या होता है, संतुलन क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि हमने जब लेसन का शुरू का नाम पढ़ा था ना, नाम ये था भोक्ता का साम्य, अगर आपको याद हो तो, भोक्ता का संतुलन या साम्य, भोक्ता का संतुलन। अब ये होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखो भोक्ता का संतुलन या साम्य वो होता है, यानी साम्य की वो स्थिति होती है जो नए परिवर्तन की स्थिति होती है, नए परिवर्तन, यानी इसका मतलब उसके बाद भोक्ता कोई परिवर्तन नहीं करता, वो स्थिर हो जाता है, या आप ये कह सकते हो स्थिरता की स्थिति या स्थिर की स्थिति। यानी भोक्ता क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, रुक जाता है वहाँ पर। जैसे मान लो मैं भूख लगी है, खाना खा रहा हूँ, पहली दूसरी तीसरी पर जाके मैं रुक जाता हूँ। क्यों रुक जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो जाती है, अधिकतम संतुष्टि मिल जाती है। इसी कारण इसको अधिकतम संतुष्टि का नियम भी बोलते हैं। समझ रहे ना बात भी, यहाँ पर जाके मैं रुक जाऊँगा, स्थिर हो जाऊँगा, यानी मेरा साम्य हो चुका है, संतुलन हो चुका है, मैं संतुष्ट हो चुका हूँ, अधिकतम संतुष्टि मेरे को प्राप्त हो चुकी है। पहली रोटी खाई, मम्मी ने कहा और चाहिए, मैंने कहा हाँ लाओ, यानी अब तक मेरे को अधिकतम संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन जब मैं अंत में जब मेरी पूरी संतुष्ट हो जाऊंगा, कंप्लीट हो जाऊंगा, पूर्ण हो जाऊंगा, ऐसी स्थिति में वो क्या कर लेगा, वहाँ पर वो स्थिर हो जाएगा, वहाँ रुक जाएगा, यानी उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। उसे बोलते हैं साम्य या संतुलन। यानी उसके बाद मैं कोई परिवर्तन नहीं करूँगा, यानी और रोटी नहीं मांगूंगा मैं, ठीक है। प्रतिस्थापन क्या होता है, प्रतिस्थापन देखो, प्रतिस्थापन वो होता है, शब्द ही देख लेते हैं एक बार तो, यानी एक बार तो मैं शब्द का सम का शब्द का पता चल गया हमें। सम क्या है, सम होता है बराबर करना, किसको, सीमांत उपयोगिता को। सिंपल सी बात है, अरे नाम से ही आप उसका अर्थ निकाल सकते हो। अगर आपको उसका सिद्धांत का नियम का अगर नाम आप समझ गए ना तो उसका मीनिंग लिख सकते हो आप। देखो वहाँ पर तो सीमांत उपयोगिता ह्रास, इसका मतलब सीमांत उपयोगिता में ह्रास करना था, कम ही तो करना था, 10 कर दो 6, 4, 3, 2, 1, कम करते चलो। इसमें क्या करना है, इसमें आपको सीमांत उपयोगिता को बराबर करना है, सम ही तो करना है। भी एग्जाम्पल लेते हैं, हम दो वस्तु लेते हैं एक्स और वाई। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिसके आधार पर आप समझ लेना आपके बुक में क्या दिया है उसका तो क्या है, हमें तो सिर्फ समझ आना चाहिए। अब एक्स वस्तु की कीमत मान लेता हूँ मैं 1 रुपये है और वाई की भी 1 रुपये है, दोनों की कीमत क्या है, 1-1 रुपये है, ठीक है। और उपभोक्ता के पास जो बजट है, टोटल उपभोक्ता के पास बजट है वो कितना है, 10 रुपये है, ये मान लेते हैं, कितना है, 10 रुपये। अब मैं इसका लिखता हूँ, एक्स की सीमांत पहले 10 लिख देता हूँ, 8, 6, 4, 2, इसका लिख देता हूँ 12 और 10, 8, 6 और 4, ठीक है। ये कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम और सिंपल बना लेते हैं इसको, ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं बनानी पड़े। 7 रुपये है, यानी उपभोक्ता का बजट 7 रुपये है, आमदनी 7 रुपये की है, एक्स वस्तु खरीदनी है, उसको वाई खरीदनी है, एक्स की 1 रुपये कीमत है, वाई की 1 रुपये कीमत। अब मेरे को बताओ वो पहला रुपया कहाँ खर्च करेगा,
भोक्ता क्या चाहता है, पहले तो ये पता होता है अधिकतम उपयोगिता चाहता है, और अधिकतम उपयोगिता मिलने के लिए उसको अधिकतम वस्तु मिलनी चाहिए। और अधिकतम वस्तु कहाँ मिलेगी, अधिकतम उपयोगिता देखो, पहला रुपया यहाँ खर्च करेगा या यहाँ खर्च करेगा, पहला रुपया वो यहाँ खर्च करेगा, क्योंकि उसमें उपयोगिता ज़्यादा मिल रही है उसको, वाई वस्तु में उपयोगिता ज़्यादा प्राप्त हो रही है। तो सिंपल सी बात है, उसने x के स्थान पर y को ले लिया, यानी x के स्थान पर y को प्रतिस्थापन कर दिया, x को तो छोड़ दिया, y को खरीद लिया, इसी तो प्रतिस्थापन बोलते हैं। प्रतिस्थापन होता है एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु को लेना, यानी एक को छोड़ देना, दूसरी को ले लेना। हम कपड़े लेने जाते हैं, हम एक पैंट शर्ट को छोड़ देते हैं, दूसरी को ले लेते हैं, क्योंकि उसको हमें ज़्यादा अच्छी लगी हमें, ठीक है। जूते लेने जाते हैं, हर चीज़ में लागू होता है ये सिद्धांत है वो प्रत्येक चीज़ में लागू होता है। जब सरकार सिद्धांत बनाती है ना, नियम बनाती है, उसमें भी लागू होता है। जैसे मान लेते हैं सरकार के पास दो ऑप्शन है, एक तो शिक्षा को बढ़ाना है और एक मान लेते हैं स्वास्थ्य को बढ़ाना है। अब ये दो ऑप्शन है, सरकार को पैसा खर्च करना है, तो वो कैसे खर्च करेगी, वो देखेगी भी इसमें सीमांत उपयोगिता ज़्यादा मिलती है, इसमें ज़्यादा मिलती है। अगर इसमें 100 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रही है, इसमें पैसा लगाने से मान लेते हैं 90 के बराबर मिल रही है, तो ज़्यादा सरकार को कहाँ फ़ायदा हो रहा है, शिक्षा को बढ़ाने में, एजुकेशन को बढ़ाने में। तो सरकार वो रुपया यहाँ से टालेगी और यहाँ लगाएगी, यानी स्वास्थ्य के स्थान पर शिक्षा को प्रतिस्थापन कर देगी, यहाँ पर x के स्थान पर y को प्रतिस्थापन किया जा रहा है। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन का नियम भी बोलते हैं, प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब इसको हम पूरे ही कर ले, 1 रुपया यहाँ पर उसने खर्च किया, अब वो दूसरा रुपया कहाँ खर्च करेगा, जहाँ पर ज़्यादा मिले, यहाँ तो कम मिल रही है 8, यानी यहाँ ज़्यादा मिल रही है, 10 भी मिल रही है, तो 1 रुपया यहाँ खर्च कर देगा, ये भी 10 मिल रही है, 1 रुपया यहाँ खर्च कर देगा। यहाँ 8 बराबर है, तो 1 रुपया यहाँ खर्च करेगा, 1 यहाँ खर्च करेगा। अब यहाँ भी 6 1 रुपया खर्च कर देगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी उसके रुपये भी खर्च हो चुके हैं कंप्लीट। और साथ में देखो इसकी अंतिम इकाई से सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है, 6, अंतिम इकाई तो इसकी यही है, 6 उपयोगिता मिल रही है, और इसकी अंतिम इकाई खरीदी तो कितनी उपयोगिता मिल रही है, 6, यानी बराबर हो रही है नहीं हो रही, इसे बोलते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम। यानी दो वस्तुएं हमने खरीदी है, उसकी अंतिम इकाई से जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है वो क्या हो जाए, सम हो जाए, बराबर हो जाए, और कुछ भी नहीं है। बात समझ रहे हो कि जितनी वस्तुओं का हम भोग कर रहे हैं, जितनी वस्तु हम खरीद रहे हैं, उन वस्तुओं की जो अंतिम इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो जाए, सम हो जाए, बराबर हो जाए, उसे बोलते हैं हम सम सीमांत उपयोगिता नियम। गोसेन का तो द्वितीय नियम बोलते हैं इसको, क्यों गोसेन के आधार पर था। प्रतिस्थापन क्यों बोलते हैं भी, जिसके जहाँ पर ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी भोक्ता उसको प्रतिस्थापन कर लेगा, कम उपयोगिता वाली वस्तु को छोड़ देगा। अधिकतम संतुष्टि क्यों बोलते हैं, अधिकतम उपयोगिता क्यों बोलते हैं, देखो मेरी बात सुनो, इन सबको जोड़ो आप, 12 10 22 8 30 और 6 36, तो ये हो गया 10 18 और 6 कितने हो गए, 24, 10 और 60 कितनी, उसको कुल उपयोगिता कितनी मिली, देखो कुल उपयोगिता मिली 60। उसके अलावा इसके अलावा आप कहीं भी पैसा खर्च करके देख लो, मान लेते हैं यहाँ से दोनों इकाई उठाकर यहाँ खर्च कर दें, कहीं भी कैसे उल्टा सुल्टा कर लो, आपको जो कुल उपयोगिता मिलेगी वो 60 से कम ही मिलेगी। देखना ये अधिकतम उपयोगिता है 60 है, तो देख लेते हैं। चलो मैं कहता हूँ यहाँ से मैं इकाई उठाकर यहाँ कर देता हूँ, तो इससे कुल उपयोगिता कितनी होगी, 58, कम होगी ना। अगर मैं यहाँ से इकाई यहाँ थी, यहाँ से हटाकर यहाँ कर देता हूँ तो भी कुल उपयोगिता 58 हो गई। मैं क्या करता हूँ, यहाँ इकाई थी, इसको हटा देता हूँ, इसके स्थान पर ये कर देता हूँ, तो कुल उपयोगिता कितनी रहेगी, 52। यानी उपभोक्ता जो पैसा खर्च करेगा वो इसके आधार पर करेगा जहाँ पर ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी। इसके अलावा अगर वो उपभोक्ता पैसा खर्च करता है तो उसकी कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उपभोक्ता कभी नहीं चाहता उसकी कुल उपयोगिता कम हो, उपभोक्ता तो ये चाहता है उसकी कुल उपयोगिता बढ़े ताकि उसकी संतुष्टि भी बढ़े, ठीक है, और वो कंप्लीट रूप से क्या हो जाए, अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर ले, ठीक है। तो इसी प्रकार इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन का नियम, और अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। अब इसको हम करते हैं कुछ तरीके से, इसकी कुछ फॉर्मूले हैं, सिद्धांत है, सिंपल सी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ध्यान से देखना आप, अगर एक बार आपने इन देखो एग्जाम्पल को, इन सिद्धांतों को अगर आपने समझ लिया ना, देखो इकोनॉमिक्स बहुत है, इसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा उदाहरण होते हैं, जितने भी आप उदाहरण करोगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे, तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लगेगा समझ नहीं आएगी। यानी आपको मीनिंग तो पढ़ना ही नहीं है, आपको जो आपके पैराग्राफ है बुक के अंदर कहीं से पढ़ते हो पढ़ना ही नहीं है, आप उदाहरण पढ़ो,
उसके आधार पर आप पैराग्राफ अपने खुद तैयार कर सकते हो। क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी ये हमारे जो व्यक्ति होते हैं उनका सबसे बड़ा गुण ही यही है, क्वालिटी है ये, कि हम फिलोसफर बहुत बड़े होते हैं, दार्शनिक बहुत होते हैं, आता कुछ नहीं है, और जब पर्सन आ जाए ना पेपर के अंदर 4 पेज भर आते हैं, समझ नहीं आता क्या क्या लिख के आए हैं। इसका मतलब फिलोसफर तो हैं हम पहले से ही, दार्शनिक हैं, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे जो भगवान ने ये गुण हमें दिए हैं, कूट कूट कर भरे हुए हैं, बस हमें तो उसकी एक लाइन मिल जाए, एक बार लाइन मिल गई तो 10 पेज भरवा लो हमसे, हम भर देंगे। तो ये इसके अंदर है। अगर आपको सूत्र से एक लाइन मिल गई ना, पैराग्राफ तो खुद ही लिख लोगे आप, याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना उसका। तो सुनो बात, अगर हम बात करें एक वस्तु की, एक वस्तु के आधार पर अगर हम कहें भी उपभोक्ता कौन सी वस्तुओं को खरीदेगा या कौन सी वस्तु पर या कितनी मात्रा पर उसको साम्य होगा या संतुलन होगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, उपभोक्ता का साम्य ही तो पढ़ रहे हैं। तो एक वस्तु की बात करें, मान लेते हैं एक्स वस्तु है, एक वस्तु को लेकर चले तो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदेगा जहां पर उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की कीमत दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब इसके आधार पर ये बाद में देखना, पहले मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं बाजार में पेन शर्ट लेने जाता हूँ या आप जाते हो, दुकानदार आपसे कहता है 1000 रुपये की है, हम कहते हैं जी नहीं 800 रुपये देंगे, क्या वस्तु बिक जाएगी, क्या उपभोक्ता खरीद लेगा, नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि अब तक उनका कीमत और उपयोगिता बराबर ही नहीं हुई। क्योंकि मेरे लिए वो पेन शर्ट सिर्फ 800 के बराबर उपयोगिता दे रही है, अगर मेरे को वो 800 मिले तो ही मैं उसको खरीदूँ, वरना नहीं खरीदूंगा। हाँ ऐसा होगा, अब वो हम कहें जी 800 देंगे और वो दुकानदार कहते चलो 800 में ले जा, इसका मतलब उसकी कीमत और हमारी जो सीमांत उपयोगिता बराबर होगी ना, और जब ये बराबर होगी वहीं पर क्या हो जाएगी, वस्तु बिक जाएगी या वस्तु का विक्रय हो जाएगा, यानी उपभोक्ता वस्तु को खरीद लेगा। लेकिन अगर वो 1000 में अड़ा रहे कि मैं तो 1000 दूंगा, उपभोक्ता कहता है मैं 800 दूंगा, क्या वस्तु बिक जाएगी, उपभोक्ता कभी वस्तु नहीं खरीदेगा, न कोई क्रय विक्रय नहीं होगा, समझ लो। तो उपभोक्ता वस्तु नहीं आई तो संतुष्टि कहाँ से मिलेगी, उपयोगिता तो मिलेगी नहीं उसको। तो कहने का मतलब है एक वस्तु के अगर आधार मान के चले कि उपभोक्ता जो वस्तु खरीदता है, वस्तु को जो लेता है, तो वो कब लेगा, कब खरीदेगा, कब साम्य होगा, कब उपयोगिता मिलेगी, जब उसकी सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत क्या हो जाए, बराबर है हो जाए। अब इसके आधार पर हम दोनों शर्तों को भी पूरा कर लेते हैं। मैंने एक तो आपको अभी ये शर्त बताई थी और एक आपको मैंने अभी ये शर्त बताई, इन दोनों को पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये आपको क्या बताता है, ये MUX, ये जानते हो ना, ये तो होता है लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन, इसके बारे में तो जानते होंगे, हम बोलते हैं ना, ये जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है वो संख्या क्या होती है, छोटी मानी जाती है, वो संख्या छोटी होती है। तो कैसे, अब आपको पहली स्थिति क्या बताई जा रही है, पहली स्थिति आपको ये बता रही है भी एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता कम है और कीमत ज़्यादा है, यानी हमारे लिए वस्तु उपयोगी तो कम है और कीमत हमसे बहुत ली जा रही है, क्या हम उसको खरीद लेंगे, उपभोक्ता उसको कभी नहीं खरीदेगा, यानी उस वस्तु को छोड़ देगा। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था साम्य होता है वो नए परिवर्तन की स्थिति होती है, नए परिवर्तन की स्थिति, लेकिन यहाँ पर तो परिवर्तन कर रहा है उपभोक्ता, वो तो वस्तु को कम कर रहा है क्योंकि उसको कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ रही है और उसकी उपयोगिता कम है, कीमत तो ज़्यादा दे रहा है वो, उपयोगिता कम है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, वस्तु को कम खरीदेगा, यानी परिवर्तन तो कर रहा है ना, कम कर रहा है तो ही परिवर्तन कर रहा है। इसी कारण ये साम्य की स्थिति नहीं है, इसके अंदर उपभोक्ता क्या करेगा, अगर आप ही देख लो, आपके लिए उपयोगी तो कम है वस्तु और कीमत आपको दुगनी देनी पड़ रही है, क्या दे दोगे, क्या नहीं दे पाएंगे। हम जाते हैं ना दुकानदार से मोबाइल लाने जाते हैं, हमारे पास पुराना मोबाइल होता है, जब वो ज़्यादा कीमत मांग लेते हैं हम कहते हैं चलो यार हम तो पुराने से ही काम चला लेंगे, इसका मतलब नया मोबाइल नहीं खरीदा हमने, क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि हमें कीमत ज़्यादा लगी, योग्यता तो उसकी कम थी कि हाँ अगर मेरे पास फ़ोन हो ही ना, बिल्कुल ही ना हो, फिर मैं खरीदने जाऊँ, फिर तो हम 15-20 हज़ार रुपये दे सकते हैं, क्योंकि उसकी उपयोगिता ज़्यादा है हमारे लिए, क्योंकि पहले से हमारे पास है नहीं। अगर पहले से हमारे पास है तो हम कह देंगे चलो इससे काम चला लेते हैं, नया नहीं खरीदेंगे। तो क्यों, क्योंकि हमारी उपयोगिता तो कम थी और कीमत ज़्यादा थी। दूसरी स्थिति हम ये कहते हैं कि उसके अंदर सीमांत उपयोगिता ज़्यादा और कीमत कम है, ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया जी, सोने पर सुहागा हो गया कि मेरे पास फ़ोन भी नहीं है और मेरे को बिल्कुल आधी कीमत में फ़ोन प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल सस्ता प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब मेरे पास फ़ोन नहीं है तो इसका मतलब मेरी उपयोगिता ज़्यादा है फ़ोन की, मेरे को फ़ोन चाहिए, बहुत ज़्यादा उपयोगिता है मेरे,
मैं लेना चाहता हूँ फ़ोन, है नहीं मेरे पास, और साथ में कम कीमत में मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वस्तु की मात्रा को बढ़ा दूंगा, वस्तु की मात्रा को बढ़ा दूंगा। देखो यहाँ पर तो मैं क्या कर रहा हूँ, वस्तु की मात्रा कम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ रही है। यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ, क्यों बढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को कीमत कम चुकानी पड़ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वो मतलब नया परिवर्तन की स्थिति में नहीं रहा, उसने परिवर्तन किया, वस्तुओं को कम किया। यहाँ सस्ती मिल रही है तो उसने वस्तुओं को बढ़ा दिया। यानी ये दोनों स्थिति होती है, वो साम्य की स्थिति नहीं होती, क्योंकि दोनों स्थिति में भोक्ता परिवर्तन करता है, स्थिर नहीं रहता। तो स्थिर कहाँ रहता है? जहाँ पर ये स्थिति आ जाए, यानी MUX बराबर PX, यानी पहली शर्त आपकी कंप्लीट है। बस यही है, कुछ ही नहीं है। यानी X वस्तु की सीमांतकता, यानी जो भी वस्तु आप खरीद रहे हो उसकी सीमांतकता और उस वस्तु की कीमत क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इसके संबंधित मैंने आपको बहुत ज़्यादा उदाहरण भी दे चुका हूँ। चाहे आप कपड़े खरीदने जाते हो, कहीं जाते हो, इसकी हम बहुत पिदाई करते हैं दुकानदार से, हम इतने देंगे, वो कहेगा इतना दे। जब तक वस्तु नहीं बिकी, जब तक दुकानदार मान नहीं जाता। हाँ, वो मान जाता है, चलो आप 800 दे रहे हो, मैं 800 लेने के लिए तैयार हूँ, उसी टाइम झट से वस्तु बिक जाएगी, भोक्ता उस वस्तु को खरीद लेगा। लेकिन जब तक दोनों अड़े रहेंगे तब तक वस्तु किसी भी हालत में नहीं खरीदी जाएगी। आप चेक कर लेना, आप देख लेना, उस वस्तु को छोड़कर आ जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हम उतनी कीमत देना नहीं चाहते और दुकानदार कीमत कम करना नहीं चाहता। वस्तु कब बिकेगी? जब दोनों बराबर हो जाए, यानी हमारे लिए सीमांतकता बराबर हो जाए, हम उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाए और उत्पादक उतनी कीमत रखने के लिए तैयार हो जाए, भी इतनी कीमत में आपको मैं वस्तु दे दूंगा। तब जाके क्या हो जाएगी? वस्तु बिकेगी और भोक्ता का क्या होगा? साम्य होगा। तो फर्स्ट जो आपका जो फॉर्मूला है सिंपल सा, इसके मैंने 3 स्थिति आपको बता चुका है। एक तो आपको ये स्थिति बता दी जब कीमत ज़्यादा हो, आपको ये स्थिति बता दी जब कीमत कम हो, और आपको ये भी स्थिति बता दी जब दोनों बराबर हो। अगर आपसे पूछे भोक्ता कौन सी स्थिति के अंदर वस्तु को खरीद लेता है, या आप कह सकते हो बाजार में क्रय विक्रय हो जाता है, तब आप ये आंसर दोगे। मान लो छोटा प्रश्न आ ही जाए आपके एग्जाम में और सीधे पूछ ले, बताओ एक वस्तु के आधार पर भोक्ता कब वस्तु को खरीद लेता है, या कब बाजार में क्रय विक्रय कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब आप ये शर्त लिखोगे। ये एक वस्तु के लिए शर्त है, यानी एक वस्तु खरीदने जाएंगे तो उसके लिए यह शर्त है भी MUX बराबर क्या हो जाए? PX, MUY बराबर क्या हो जाए? PY। यानी कोई वस्तु हो सकती है XYZ, MUZ बराबर PZ, यानी उस वस्तु की सीमांतकता और उस वस्तु की कीमत दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब जाके क्या हो जाएगी? वस्तु खरीदी जाएगी। न तो भोक्ता वस्तु को बढ़ाएगा न घटाएगा, यानी नया परिवर्तन की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट शर्त के बारे में पढ़ते हैं। एक शर्त आपकी कंप्लीट हो चुकी है भाई, और बिल्कुल सिंपल से तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से पूरी होती है ये। ठीक है, सब जानते हैं भी, जब तक हमारी सीमांत हम खरीदने के लिए तैयार ना हो उतनी कीमत में, और जब तक दुकानदार बेचने के लिए तैयार ना हो तब तक वस्तु बिकेगी नहीं। ठीक है, और जो कीमत दोनों को पसंद आ जाए, भोक्ता को भी आ जाए और दुकानदार को भी आ जाए, उस पर वस्तु बिक जाएगी। सेकंड जो आपकी शर्त होती है वो होती है MUX बटा PX बराबर MUY बटा PY, यानी ये कितनी भी हो सकती है, MUNPN। यानी मैंने पहले ही कहा था ये तो एक वस्तु के आधार पर है। क्या हम पूरे डेली वे के अंदर देखो, आप पूरे ज़िंदगी में सिर्फ एक ही वस्तु का उपभोग करते हो? बहुत करते हैं। तो हम इसको सरल बनाने के लिए, सिर्फ बहुत वस्तु होती है लेकिन इसको सरल बनाने के लिए हम एक से ज़्यादा 2 ही वस्तु रख लेते हैं। एक से ज़्यादा ही तो रखनी है हमें, एक से ज़्यादा हमने कितनी वस्तु रख ली? 2 वस्तु रख ली, और उनकी जो सीमांतकता है, जो कीमत से भाग देने से प्राप्त होती है, वो क्या हो जाए? बराबर हो जाए, सम हो जाए। यानी सम हो जाए, बराबर हो जाए, तो सम सीमांत उपयोगिता नियम इसको पूरा कर देता है, इसको फॉलो कर देता है ये, और इसी के आधार पर क्या हो जाता है? भोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसके आधार पर मैं आपको वो पहले वाला एग्जाम्पल दिया था ना, उसके आधार पर कर लेते हैं। वैसे बुक के अंदर जो दिया है वो आपको अलग तरीके से दिया है, बुक वाला। उसके अंदर क्यों? क्योंकि उसके अंदर कीमतें अलग अलग रखी है। आपको टेंशन नहीं लेनी, कीमत अलग लो, हमें क्या है, क्या मैटर है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। लेकिन हम इसको एक सिंपल से तरीके से करते हैं। मैं कहता हूँ जी वही X और Y वस्तु हमने क्या किया था, जो बजट लिया था वो 7 रुपये लिया था, और दोनों की जो हमने कीमत रखी थी X की
और वाई की वो 1-1 रुपये रखी थी। याद आ रहा है आपको? अभी किया था इससे स्टार्टिंग के अंदर जब हमने शुरू किया था, जब ये क्लास हमारी, तो इसके अंदर हमने क्या किया था, हमने ये भी पढ़ा था अभी उपभोक्ता के 7 रुपये भी खर्च हो चुके थे, इसकी उसने 6 और 6 उनकी सीमांत उपभोक्ता भी क्या हो चुकी थी, बराबर हो चुकी थी। अब भाग देना है, देखो क्या था, इसको पूरा करते हैं। MUX यानी कितना सीमांत उपभोक्ता थी इसकी, 6। कीमत PX बताता है x की कीमत कितनी थी, 1। उधर देख लो y की सीमांत उपभोक्ता कितनी थी, 6, कीमत कितनी थी, 1। और जब 6 को 1 से भाग दिया 6 को 1 से भाग दिया 6, इसका मतलब बराबर हो रहा है ना। तो ये भी आपका सिद्धांत क्या होता है, कंप्लीट होता है। यानी इस सिद्धांत के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, वो आपको टेबल बनाएंगे कि बुक वाली टेबल भी बताऊंगा, लेकिन इसको पहले हम समझ तो लें, कहीं बुक वाला हमें समझ ही ना है क्या लिखा है उसके अंदर। भी आपको करना ऐसे ही है, इसको क्या करना है, जो अंतिम इकाई की सीमांत उपभोक्ता है उसको कीमत से भाग देना है। इसी प्रकार वाई वस्तु की अंतिम इकाई की सीमांत उपभोक्ता है उसको कीमत से भाग देना है, और कीमत से भाग देकर आपको क्या करना है, इसका बराबर करना है इसको। जब ये दोनों बराबर हो जाए, सम हो जाए, उसी स्थिति में उपभोक्ता को क्या होता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। अब इसके आधार पर हम 3 चीज और मैटर कर लें। देखो मैं ये पहली स्थिति ये बोल दूं भी MUX बराबर MUX बटा PX ग्रेटर देन MUY बटा PY। दूसरी स्थिति ये बोल दूं MUX बटा PX लेस देन MUY बटा PY। तीसरी स्थिति आपके सामने है MUX बटा PX बराबर MUY बटा PY। है तो यही, लेकिन इसको प्रूफ कर रहे हैं हम भी इसी के द्वारा उपभोक्ता को साम्य कैसे क्यों प्राप्त होता है, इनके द्वारा क्यों नहीं होता है। इसी प्रकार का ना, इनमें वस्तुएं क्यों नहीं बिकती, इसमें क्यों बिकती है, बस समझ रहे। इसमें उपभोक्ता बिना नए परिवर्तन की स्थिति में क्यों आता है, साम्य में क्यों आता है, हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर वस्तु बिक जाती है, उपभोक्ता रुक जाता है, न बढ़ाता है न कम करता है। यहाँ पर भी इसको बोलते हैं साम्य की शर्त, साम्य की शर्त, यानी उपभोक्ता इस पर संतुलन में क्यों आता है, साम्य में क्यों आता है, इसको प्रूफ कर रहे हैं हम। तो सिंपल से देखो, ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है भी जो x वस्तु है उसकी सीमांत उपभोक्ता ज़्यादा है और y की कम है, क्योंकि इधर बंद है ना, बंद है तो y की कम है, इधर इसका मुंह खुला है, इसका मतलब x की ज़्यादा है। आपको ये बता रहा है भी x की सीमांत उपभोक्ता ज़्यादा है और y की कम है। अब मेरे को ये बताओ, जिसकी वस्तु की सीमांत उपभोक्ता ज़्यादा होगी आप उसको ज़्यादा ही खरीदोगे, और कम होगी उसको कम खरीदोगे। इसका मतलब y को तो आप कम कर दोगे और उसके स्थान पर x खरीदोगे, यानी प्रतिस्थापन कर दोगे। आप y वस्तु को छोड़ दोगे और y के स्थान पर x को प्रतिस्थापन कर दोगे, यानी y को छोड़कर आप x की इकाई क्या करने लग जाओगे, खरीदने लग जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें x वस्तु की मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है, और y की क्या होती है, कम होती है। अब बोलो ये नए परिवर्तन की स्थिति कैसे हुई, स्थिर तो है ही नहीं, वो तो परिवर्तन कर रहा है। नए परिवर्तन की स्थिति आई नहीं, परिवर्तन कैसे कर रहा है, वो x को y को छोड़ रहा है, x को ले रहा है, y को छोड़ रहा है, x को बढ़ा रहा है। तो ये तो मतलब साम्य की स्थिति तो हुई नहीं, ठीक है। यानी इसमें उपभोक्ता क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। और हमने पढ़ा था साम्य वो होता है जो नए परिवर्तन की स्थिति होती है, स्थिरता की स्थिति होती है। यहाँ उपभोक्ता स्थिर नहीं है, एक वस्तु को तो छोड़ रहा है, एक को बढ़ा रहा है। हम इसके सेकंड जो फॉर्मूला है इसकी बात करते हैं। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है तो y वस्तु की जो सीमांत उपभोक्ता है वो x वस्तु की सीमांत उपभोक्ता ज़्यादा है। और हमने अभी पढ़ा था जिससे हमें ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी उस वस्तु को हम ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। अब इससे कम मिल रही है तो वो उपभोक्ता x को छोड़ देगा और x के स्थान पर y को प्रतिस्थापन कर देगा। मैंने आपको पहले लिखा दिया था, सम सीमांत उपभोक्ता नियम को प्रतिस्थापन का नियम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उपभोक्ता को जहाँ ज़्यादा उपयोगिता मिलती है उसके स्थान पर जो कम उपयोगिता मिलती है उसके स्थान पर ज़्यादा वाली उपयोगिता वस्तु को क्या करता है, प्रतिस्थापन करता है। तो ऐसी स्थिति वो y को तो बढ़ा रहा है वस्तु को और x की वस्तु को कम कर रहा है। तो यहाँ पर भी उपभोक्ता क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। इसका मतलब परिवर्तन कर रहा है, इसका मतलब नया परिवर्तन की स्थिति आई नहीं, अभी तक स्थिरता की स्थिति आई नहीं है, उपभोक्ता का साम्य हुआ ही नहीं। उपभोक्ता का साम्य तब होगा जब हम स्पष्ट कह देंगे कि अब तो नया परिवर्तन की स्थिति है, अब तो उपभोक्ता स्थिर हो चुका है, अब नया x की इकाई बढ़ाएगा, न कम करेगा, न y की बढ़ाएगा, न कम करेगा, कुछ भी नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती। तो शर्त कौन सी पूरी होती है समय की, जब ये दोनों क्या हो जाए, बराबर। अब उपभोक्ता को पता है चाहे मैं y की वस्तु खरीदूँ चाहे x की खरीदूँ, दोनों की जब सीमांत उपयोगिता ही बराबर है, यानी 6 है और 6 है, तो प्रतिस्थापन क्या करेगा,
अगर मान लो इसको छोड़कर इस पर आ जाए तो ही 6 मिलेगी, इसको छोड़कर इस पर आए तो भी 6 मिलेगी। यानी प्रतिस्थापन करने का फ़ायदा क्या हुआ, इतना दिमाग लगाने का, इतने पजल होने का, इतना घूमने का क्या फ़ायदा हुआ। तो इसी कारण यहाँ पर भोक्ता क्या करेगा, प्रतिस्थापन नहीं करेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और इसी कारण यहाँ पर भोक्ता का होगा साम्य और नए परिवर्तन की स्थिति आ जाएगी, नए परिवर्तन की स्थिति। समझ रहे ना बात। यहाँ पर तो प्रतिस्थापन कर रहा है वो, एक्स वस्तु को प्रतिस्थापन कर रहा है वाई के स्थान पर, यहाँ पर एक्स के स्थान पर वाई को प्रतिस्थापन कर रहा है। यहाँ पर वो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, अपने सामने है, कोई फायदे नहीं है उसको। चाहे वो एक्स वस्तु खरीदेगा तो उसको 6 मिलेगी, वाई खरीदेगा तो ही 6 मिलेगा, तो वो क्यों टेंशन ले फालतू की, क्यों ऐसे धक्के से पंगे ले। इसलिए वो क्या करेगा, यहाँ आके रुक जाएगा, वो एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं करेगा। इसका मतलब परिवर्तन नहीं करेगा वो, यानी नए परिवर्तन की स्थिति। और जो नए परिवर्तन की स्थिति होती है उसको ही हम बोलते हैं साम्य या संतुलन। ये आपके दो फॉर्मूले देखो, मेन तो आपका एक तो ये है जो एक वस्तु को लेकर चले थे mu(x) बराबर px, एक आपका ये है mu(x) बटा px बराबर हो जाए mu बटा py। और हमारे सिद्धांत का नाम ही यही था, समसीमांत उपयोगिता नियम। या जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो जाए, सम हो जाए, बराबर हो जाए। देखो बराबर हो रहा है। वस्तु की बिके कैसे, जब उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत, देखो ये तो वस्तु बिकने का, क्रय विक्रय का। जब सीमांत उपयोगिता कीमत बराबर होगी वस्तु बिक जाएगी। प्रतिस्थापन खत्म कब होगा, साम्य कब होगा, जब दोनों की सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो जाएगी, 6 और 6। ठीक है, ये आपके दो फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट तीसरे नंबर का आता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। जो तीसरा आपको इसके अंदर फॉर्मूला पढ़ोगे समय, वो होगा आपका बजट का फॉर्मूला। और बहुत बार क्या, हर बार बजट का फॉर्मूला पक्का आता है, बजट का एक 2 नंबर का वर्षन पक्का आता है और बहुत सिंपल भी है आपका। देखो एक्स वस्तु और उसकी कीमत एक्स वस्तु की प्लस वाई वस्तु और वाई वस्तु की कीमत किसके बराबर हो जाए, बजट के बराबर हो जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को मैंने यहीं लिखकर छोड़ देता हूँ और यही फॉर्मूला हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें करेंगे। मैं यहाँ क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले वाले दो फॉर्मूले वो आपको पता होना चाहिए, फिर तीसरा फॉर्मूला हम कंप्लीट करेंगे। और तीसरा बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ तो सिर्फ आपको शर्त पूछी जाएगी, शर्त में आप ये लिख दोगे, ये लिख दोगे। ठीक है जी, रट्टा मार लिया, ठीक है जी, याद हो गया, कुछ भी है दिमाग में छप गया, आपने बता दिया, समझ आ गया जी, लिख दोगे आप। बराबर करना है, कुछ नहीं है। सीमांत उपयोगिता को कीमत के बराबर करना है, यहाँ पर दोनों की सीमांत उपयोगिताएं बराबर करनी है। लेकिन इसका हल करना है हमें, हल भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं बाजार में जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी बोलो पेन की कीमत कितनी है, वो कहेगा जी 5 रुपये है। मैं कहता हूँ उसको 10 पेन दे दो, तो वो ऐसे गिनता क्या, 5 और 10 15 20 ऐसे नहीं गिनता, वो कैलकुलेटर निकालता है, वो पहले 5 लिखता है, फिर 10 लिखता है, फिर कहता है मेरे को 50 रुपये दे दो जी। इसका मतलब हमेशा वस्तु की मात्रा का कीमत से गुणा होता है, बस वस्तु की मात्रा का कीमत से गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी वाई वस्तु की कीमत का मात्रा से गुणा कर देंगे। जब दोनों का जोड़ कर दे, देखो यहाँ 50 हो गया, मैं कहता हूँ मेरे को 5 रजिस्टर दे दो 10 रुपये की कीमत का, वो कहेगा जी 50, फिर दोनों को जोड़ देगा, वो कहेगा 100 रुपये दे दो मेरे को। बस ये आपका बजट है। हम क्या करेंगे, एक्स और वाई वस्तु की कीमत को मात्रा से गुणा करेंगे, कीमत को मात्रा से गुणा करेंगे, फिर उसको जोड़ देंगे और हम बता देंगे भी 100 रुपये मेरे पास है या नहीं। अगर 100 रुपये मेरे पास है तो मैं दोनों को खरीद लूँगा, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको भी बराबर ही तो करना है। मान लेते हैं देखो ये 50, ये 50, 100, यदि वो मेरे पास हो ही 80 रुपये तो मैं कहाँ से खरीद लूँगा, मैं नहीं खरीद पाऊँगा। अगर मान लो मेरे पास 120 रुपये हो तो 20 रुपये मेरे पास बच गए, बचाने तो है ही नहीं। हम बचा देंगे तो रास्ते में कहीं गिर भी सकते हैं पैसे, कुछ भी हो सकता है। पैसे तो मैं सारा खर्च करना है, यानी इसको हमें बराबर करना है। और बराबर कब होगा, जब मेरे पास 100 हो और 100 ही मेरे खर्च हो रहे हैं, बराबर हो गया। इसका मतलब 3 शर्त आपकी, पहली शर्त यहाँ बराबर करनी है, दूसरी शर्त आपको यहाँ बराबर करनी है और तीसरी शर्त आपको बजट को बराबर करना है। कैसे बराबर करना है ये हम संख्यात्मक मात्रात्मक जो एग्जाम्पल आपका उदाहरण है वो अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आपको इतना ही पढ़ना है, इनके नोट्स बनाने हैं और बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। भोक्ता का साम्य आपका गणनावाचक में कंप्लीट हो जाएगा। मिलती है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।